सुमध्यान प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में लघु भारत के अंतर्गत कुछ अंतिम पंक्तियों का पाठन काम बचा हुआ था। आज उसको हम नियमित करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। तो मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मैंने बताया था आपको, जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति जाता है तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने रहन सहन, आचरण, संस्कार, पर्व त्योहार सबों को साथ साथ लेकर जाता है। और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी का गढ़ है, इसलिए जब यहाँ के लोग हों तो हिंदी न बोलें ये कैसे हो सकता है। और यही कारण था कि मॉरिशस में हिंदी का प्रचार और प्रसार इन लोगों के द्वारा हुआ। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। याद रखिएगा, वहाँ की राजभाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल की भाषा इनकी क्या है? क्रियोल। ये शब्द है, प्रश्न भी पूछे जाएंगे। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। सोचिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है हिंदी और भोजपुरी की। वहाँ पर इन जो लोग हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो अपनी भाषा को इतना माधुर और इतना उत्कृष्ट बना करके रखे हैं, यह अपने आप में एक अद्भुत बात है। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं। जितने भी वहाँ भारत के लोग हैं, प्रायः चाहे किसी भी राज्य से रहे हों, भोजपुरी बोलना सीखना जानते हैं, क्योंकि यह सर्वग्राह भाषा है। बड़ी सुगमता से इसको हम समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और बोल लेते हैं, अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी बखूबी भोजपुरी बोल लेते हैं। आप सोचिए, चीनी, जो चीन देश के लोग चीनी हैं, वे भी भोजपुरी को बोलते हैं, उसको भी समझते हैं, उसको भी जानते हैं। इससे बड़ी परिपक्व बात और क्या हो सकती है। और हमारी भाषा की व्यापकता को इन बातों से समझा जा सकता है कि जब हम अपनी भाषा की पहुंच विदेशों में इस प्रकार से करते हैं तो हमारी भाषा कितनी सुगम है, कितनी सरल है, कितनी सुबोध है और कितनी माधुर्य है, ताकि लोग उसको अंतःकरण से स्वीकार करते हैं। इसके बाद किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सरन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बाजू बाजू के लोगों से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ते हैं। वास्तव में हिंदी भी जो भाषा आपकी है, उसमें स्वाभाविक रूप से अनेक विदेशी शब्द आकर के घुल मिल गए हैं। उन विदेशी शब्दों का चूँकि हमारा शब्दकोश में विशिष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए हम पूछताछ करके उसका काम चलाते हैं। यहाँ पर भी भोजपुरी में बहुत से फ्रेंच शब्द चले आए हैं। परिणाम स्वरूप इन शब्दों के अर्थ नहीं जानने पर आजू बाजू, आस पड़ोस, अगल बगल के जो लोग होते हैं, उससे हम पूछ करके हम उसकी बातों को जानते हैं और जो भाषा और भाव की व्यापकता है उसको समझने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। इसके बाद हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी कर रही है। आपको पढ़ाने के क्रम में मैंने बताया था कि 1919 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो सबसे पहले पूरे विदेश में भ्रमण किया। भ्रमण करने का अर्थ क्या था? अपनी भाव, भाषा, भंगिमा को लोगों तक पहुंचाना, लोगों की व्यापक विषय को जानना कि वे चाहते क्या हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं या प्रतंत्रता में जीवन यापन करना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे श्रेष्ठ जो भाषा हिंदी थी उसको उन्होंने माध्यम बनाया। क्योंकि किसी विचार को, भाव को, अंतर मन की वेदना को व्यक्त करने की सार्थकता अगर भाषा में है तो लोग बड़े सरलता से, सहजता से समझते हैं और उसके अनुसार प्रति उत्तर भी देते हैं। हिंदी चूँकि एक ऐसी भाषा है जिससे समझने की संख्या सबसे अधिक लोगों की है
अब सोचिए, उत्तर भारत में जितने भी लोग हैं सब हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, और बाकी आधी जो आबादी आपकी है, आधी से भी बहुत कम सीमित क्षेत्रों में, अब मान लीजिए कि मलयाली है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगाली है, बंगला है, या अन्य प्रकार का आसामी है, जो भी भाषा आपकी है वह अपने स्टेट तक, अपने क्षेत्र, अपने राज्य तक ही सीमित है, उसे आगे उसकी पहचान नहीं है। स्वाभाविक है, जब हिंदुस्तान की संसद में यह प्रस्ताव पारित किया जाने लगा कि राष्ट्रभाषा के रूप में किसको स्वीकृति दी जाए, तो स्वाभाविक है जिस भाषा के लोग अधिक हों, जिस भाषा को लोग अधिक बोलते हों, उसे ही दिया जाना चाहिए। और उसमें हिंदी, आधी आबादी, जो आबादी थी उसकी आधे लोग हिंदी भाषा भाषी के क्षेत्र थे, इसलिए उन्हें इस रूप में स्वीकार करना पड़ा, अर्थात राष्ट्रभाषा मेरी हिंदी बन गई। तो साथ ही साथ जब स्वतंत्रता प्राप्ति का समय आया, महात्मा गांधी जब यहाँ आए, तो लोगों की भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने का सशक्त भाषा अगर कोई बनी तो वह हमारी हिंदी थी, और हिंदी शायद नहीं होती तो इतनी जल्दी आज़ादी भी नहीं मिलती। यह मेरा अपना मत है। लेकिन अपने विचारों को, भावों को, स्वतंत्रता को, प्रतंत्रता को, गुलामी को, आज़ादी को, अंधकार को, प्रकाश को, सारी बातों को लोगों तक इस भाषा के माध्यम से समझाया गया। सभी लोग इस बात को समझ गए और अंततः आज़ादी की बिगुल फूंकी, और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सशक्तता, हिंदी की संपूर्ण ग्राह्यता के कारण ही हमें इतनी जल्दी इस प्रकार से आज़ादी मिली। स्वाभाविक रूप से हम अपने भाव, भाषा, भंगिमा के माध्यम से अपने व्यवहार, विचार, संस्कार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और उसका माध्यम क्या है? हमारी भाषा। स्वाभाविक रूप से मॉरिशस में जो भोजपुरी है, हिंदी है, वह लोगों को बांधती है। यहाँ पर भी जितने हम लोग हैं सभी को यही हिंदी भाषा बांध करके रखती है। धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, वर्ण के नाम पर, जो भी जातीयता है या जो भी वर्ण संप्रदाय जो भी है, उसमें जो एकता कायम करने का कार्य जो करती है वह हमारी भाषा हिंदी करती है। और इस प्रकार से हिंदी हमारे लिए उपयुक्त भाषा है। सूत्र में बांधे हुए, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम हिंदी कर रही है। स्वाभाविक रूप से मॉरिशस को तो बांधी ही है, लेकिन मॉरिशस भारत के साथ जो बंधा हुआ है उसका प्रमुख कारण है हिंदी। मॉरिशस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम भोजपुरी भाषी हैं। सत्तारूढ़ होने के बाद उन्होंने सरकारी स्तर पर भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्गों में करवा दिया। मॉरिशस में हिंदी संस्कृति की रक्षा का काम रामायण ने किया। रामायण अवधी भाषा में लिखी हुई है, हिंदी से बिल्कुल मिलता जुलता है। इन सारी बातों को, व्यवहारों को उनके साथ संलग्न होकर करके हम कहते हैं यह भाषा, यह रामायण भी हमारे धर्म को जोड़ती है, संस्कृति को जोड़ती है, हमारी सभ्यता को जोड़ती है, हमें एकत्रित करती है, हमें हर एक प्रकार की बातों से अवगत करा करके यह बताने का प्रयत्न करती है कि हम एकता के सूत्र में बंध करके रहने वाले लोग हैं। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। क्योंकि अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। ये लोग जब वहाँ गए तो अपने परिश्रम के बल पर मॉरिशस को एक ऐसा भारत बनाया जिसे लघु भारत कहा गया। और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के लोग वहाँ जाने पर भी उसे कृषि प्रधान की तरह ही बनाया। चीनी उत्पादन का वो एकमात्र उद्योग है जहाँ पर अधिकांश लोग लगे रहते हैं, और उसी में उनका जीविकोपार्जन भी होता है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी है, लेकिन जब हम बाहर में जाते हैं और जा कर के अपनी संस्कृति की, परंपरा का, सभ्यता का, रीति रिवाज का, रहन सहन का, संस्कार का, बातों का जब अवलोकन करते हैं तब इस बात का आभास होता है कि वास्तव में हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी आदर्श, हमारा संस्कार, हमारा चैत्य कितना विश्व में प्रतिष्ठित है। और यह बात लेखक जब मॉरिशस गए तो सारी बातों से अवगत हुए, पूर्ण रूप से उन्हें जानकारी मिली, और अंततः अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, अपने आदर्श, अपने संस्कार, सभ्यता के प्रति उन्हें गर्व भी महसूस हुआ।
और हमें भी इस पाठ को पढ़ने के पश्चात गर्व महसूस हुआ कि भारत की बात तो निश्चित रूप से स्वाभिमान पूर्वक हम स्वीकार करते ही हैं, विदेशों में भी हमारी स्वाभिमान की चोट डंके के साथ बजती है। यह अपने आप में अनुपम बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इन चीज़ों को नियमित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।